एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम बहामनी किंगडम के बारे में देखेंगे। पिछले क्लास में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में देख लिया था कि ये विजयनगर एम्पायर का ऑलमोस्ट एक्सटेंड था, लेकिन इसी के टाइम पे नॉर्थ वेस्टर्न साइड में एक और पावर थी जिसका नाम बहामनी सल्तनत था। एक्चुअली में हुआ क्या कि जो दिल्ली सल्तनत की सेंट्रल पावर थी उस समय मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पावर बहुत वीक हो रहा था इस एरिया में। इसके कारण जो छोटे छोटे डायनेस्टीज़ थी वो उभर करके आ रही थी, जिसमें से एक बहामनी सल्तनत था। तो इस वीडियो में हम बहामनी सल्तनत के बारे में देख लेते हैं और फिर लास्टली हम ये भी देखेंगे कि जब बहामनी सल्तनत का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसी एरिया में छोटे छोटे पावर्स निकल करके आते हैं, लाइक अहमदनगर, बीदार, बेरार, गोलकोंडा। इन सब के बारे में भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो अगर इसका समरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेक्कन के एरिया में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऑफिसर को अपॉइंट करा जिसका नाम अमीरान सादा था। हालांकि इससे भी कोई बात नहीं बनी और कन्फ्लिक्ट बढ़ता गया। इसी कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा उठा करके अराउंड 1347 एडी में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह नाम का एक आदमी, जिसको कि टाइटल हसन गंगू का भी मिला था, उसने अपने लिए एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी कार्व की जिसका कैपिटल गुलबर्ग रखा और इस पूरे एरिया को अपन बहामनी सल्तनत के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी जिसके कारण अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जिसके नाम पे ही बहमनी सल्तनत पड़ा है। ठीक है, इसका टाइटल हसन गंगू था, इसने ही बहामनी सल्तनत का फाउंडेशन किया। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये है कि बहामनी सल्तनत में कुल मिलाकर के 14 सुल्तान्स थे। ठीक है, हम इनमें से सिर्फ इंपॉर्टेंट के बारे में देखेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक हसन गंगू के बाद से जो दूसरा सुल्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है तजुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तजुद्दीन फिरोज शाह वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल सुल्तान्स ऑफ बहमनी सल्तनत। ठीक, इसके टाइम पे बहमनी सल्तनत का एक्सपेंशन होता है बेरार तक के एरिया में। ये हम लास्ट में देख लेंगे, ये बिदार का एरिया एक्सपेंड कहाँ कहाँ था। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ खास बातें कि ये रिलीजियस साइंस को पढ़ने और पढ़ाने में बहुत भरोसा रखता था। ये अच्छा एस्ट्रोनॉमी का ज्ञाता था। इसके साथ साथ ये कुरान पे ढेर सारा कमेंट्रीज भी किया। जूरिस्प्रूडेंस पे इसका काम है और नेचुरल साइंस पे इसका काम है। मतलब ही वॉज वेरी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड। ठीक है, इसके साथ साथ फरिश्ता जो इसके टाइम पीरियड पे आया था वो बताता है कि ही वॉज अ गुड कैलीग्राफिस्ट एज वेल एज अ पोएट। ठीक, ये एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उसने एक ऑब्जर्वेटरी बिल्ड करी थी दौलताबाद में। ठीक है, इसके साथ साथ हालांकि ये मुस्लिम रूलर था लेकिन इसके एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदूज की संख्या बढ़ी थी। ठीक, ये था फिरोज शाह से इंपॉर्टेंट कुछ बातें। फिरोज शाह के बाद जो दूसरा सुल्तान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अहमद शाह वाली। अहमद शाह वाली ने वारंगल को इन्वेड किया था। ठीक है, और अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बिदर शिफ्ट कर लिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से बहमनी सुल्तनत ने बहमनी सल्तनत का किंगडम गुलबर्ग से शिफ्ट करके बिदार लेकर के गया था। तो ये कौन था? अहमद शाह वाली था। ठीक है, अहमद शाह वाली का भी एसोसिएशन दिखाया जाता है। उस समय के जो बहुत प्रसिद्ध सूफी संत थे घेसू दराज से इनका एसोसिएशन दिखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर है वो मोहम्मद गवान है। मोहम्मद गवान एक्चुअली में तो मर्चेंट था, तो इनकी कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक छोटे से मर्चेंट से ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके टाइम पीरियड का कि इसी के बीच में अफाकिस और डेकेनिस के बीच में लड़ाई चालू होती है। ये अफाकिस कौन थे? ये जो न्यू कमर्स थे, मतलब जो बाहर से डेक्कन के एरिया में आए थे नए, वो अफाकिस कहलाते थे। और जो डेक्कन्स में पहले से रह रहे हैं उन्हें डेकनीज ही कहते थे। तो इनके बीच में एक स्ट्रगल चालू होता है मोहम्मद गवान के टाइम पे। ठीक है, इसने क्या किया कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ढेर सारा चेंज लाया ताकि वो उसको इफिशिएंट बना सके, वेल ऑर्गेनाइज्ड बना सके। ठीक है, और दूसरी बात क्या थी कि इसने विजयनगर एम्पायर पे भी अटैक किया। उसके उड़ीसा और कृष्णा गोदावरी डेल्टा तक के एरिया तक इसने विजयनगर एम्पायर पे अटैक करा था। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो बिदर कॉलेज है उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने ही कराया था। लेकिन इसके बाद से क्या होता है कि जो बहामनी किंगडम है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। उसका पावर इतना कम हो जाता है, ये पूरी तरीके से बहामनी किंगडम का डिसइंटीग्रेशन देखने के लिए मिलता है। और इस डिसइंटीग्रेशन होने के कारण वहाँ पे 5 छोटी छोटी डायनेस्टीज़ निकल करके आती है, जिसमें पहला निजाम शाही, ये अहमदनगर के एरिया में थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि कौन सी डायनेस्टी कौन सी एरिया की थी। तो ये निजाम शाही डायनेस्टी अहमदनगर की थी, आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर की थी, कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकोंडा, इमाद शाही बेरार और बारिद शाही बिदार। ये पांचों याद रखिएगा कि ये पांचों जो छोटे छोटे पावर्स थे, डायनेस्टीज थी, ये बहामनी किंगडम के डिसइंटीग्रेशन के बाद से आती है।
अगर हम मैप पे समझें तो ये देखिए, ये लगभग ये अहमदनगर का एरिया, अहमदनगर के नीचे ये बीजापुर का एरिया, ये बिदार का एरिया, ये गोलकोंडा का एरिया, नीचे तो हमने विजयनगर एम्पायर का एक्सटेंट देखा ही था, और इधर कहीं बेरार का एरिया। तो ये पूरा एम्पायर जो पहले बहामनी सल्तनत था उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद से ये 1 2 3 4 5 पावर्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। इनकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये फॉर्मेशन इनका अभी होता है, लेकिन ये टिल मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर तक एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो जितने भी इंपॉर्टेंट मराठा सरदार्स थे वो ऑलमोस्ट सभी ने पहले इनके सर्विस के अंडर ही काम किया है, ठीक है। और मुगल्स में भी इनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था, ठीक। आगे देखिए, अब इस डायनेस्टी से जो छोटे मोटे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अपन देख लेते हैं, ताकि एग्जाम आए तो क्वेश्चन बन जाए। लाइक निज़ाम शाही, इसका फाउंडर कौन था? अहमद बहरी, मतलब फाउंडर हमें जानना जरूरी है। और दूसरा कि इसका एनेक्सेशन किसने किया, तो इस डायनेस्टी का एनेक्सेशन शाहजहां ने किया था। तो निज़ाम शाही से सिर्फ दो चीज़ें याद रखिएगा कि निज़ाम शाही डायनेस्टी थी कहाँ की? अहमदनगर की। देखे थे उनका फाउंडर कौन था? अहमद बहरी। और दूसरा एनेक्स कौन करा था? शाहजहां ने, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है आदिल शाही डायनेस्टी। आदिल शाही डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? यूसुफ आदिल शाह, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट बात हमें क्या देखना था कि इसको एनेक्स कौन किया था? तो औरंगजेब। एनेक्स का मतलब कि ये उसके जीत करके अपने मुगल एम्पायर में मिला लिया था, ठीक है। तो निज़ाम शाही का एनेक्सेशन किया था शाहजहां ने, वहीं पर आदिल शाही डायनेस्टी का एनेक्सेशन किया था औरंगजेब ने, ठीक। तो इसका फाउंडर कौन था? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह के बाद से दूसरा जो इंपॉर्टेंट रूलर आता है उसका नाम था मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि बीजापुर का जो बहुत फेमस गोल गुंबज है उसका कंस्ट्रक्शन मोहम्मद आदिल शाह ने ही कराया था। और गोल गुंबज की खासियत क्या है कि इट इज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट डोम, ठीक है। ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डोम बना हुआ है। कहाँ है? बीजापुर में। किसने बनाया? मोहम्मद आदिल शाह ने, ठीक। इसके बाद से जो तीसरा इंपॉर्टेंट रूलर है आदिल शाही डायनेस्टी का, वो इब्राहिम आदिल शाह थर्ड है। टाइम पीरियड 1580 से 1627 तक। ये बहुत रिलीजियस टॉलरेंट रूलर था, और इसने इनको जो टाइटल मिल रखा था वो टाइटल था जगत गुरु बुद्ध साहब, क्योंकि बहुत रिलीजियस टॉलरेंट था, हर रिलीजन को प्रमोट करता था, इसलिए इसको फेमसली टाइटल दिया गया जगत गुरु बुद्ध साहब का। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि जगत गुरु बुद्ध साहब का टाइटल किसको मिला था? इब्राहिम आदिल शाह थर्ड को मिला था। इसके साथ साथ जो इब्राहिम आदिल शाह था, ही वॉज द लवर ऑफ द म्यूजिक, और इसने एक म्यूजिक पे किताब कंपोज किया जिसका नाम था किताब नौरस। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो जो डेक्कन की नॉर्मल रीजनल भाषा होती है उसे दक्खनी भाषा कहते हैं। तो जो किताब नौरस है ये दक्खनी भाषा में लिखी गई थी। तो इस बुक पे बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये किताब नौरस बुक किसने लिखी थी? तो इब्राहिम आदिल शाह थर्ड ने लिखी थी, ठीक है। इसके बाद से इसके टाइम पीरियड में इसने एक म्यूजिशियंस का बैंड क्रिएट कर रखा था जिसे ये लक्सरे नौरस बुलाता था। लक्सरे नौरस का लिटरल मीनिंग होता है आर्मी ऑफ द नौरस। नौरस क्या है? वही किताब का जो 9 रंग्स होती है उससे रिलेटेड है, सॉरी म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। इसका से तीसरी जो डायनेस्टी है वो कुतुब शाही डायनेस्टी थी। कुतुब शाही डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह से क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जो हैदराबाद का सिटी है और चार मीनार है, ये दोनों का कंस्ट्रक्शन कुली कुतुब शाह के टाइम पीरियड में ही हुआ था। और इस कुतुब शाही डायनेस्टी को भी किसने एनेक्स किया था? तो इसको भी औरंगजेब ने ही एनेक्स किया था। उसके बाद से कौन सी डायनेस्टी है? इमाद शाही डायनेस्टी। इमाद शाही डायनेस्टी का फाउंडर कौन हुआ? फतुल्ला खान इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क इसकी टाइटल थी, फतुल्ला खान इमादुल मुल्क। और इसका एनेक्सेशन किसने किया? तो इसका एनेक्सेशन अहमदनगर ने ही कर लिया। इसका कोई मुगल एम्पायर ने एनेक्सेशन नहीं किया था, छोटा पावर था इसलिए बड़े पावर ने इसका एनेक्सेशन कर लिया। उसके बाद से जो बरीद शाही डायनेस्टी थी, इसका फाउंडर कौन हुआ? अली बरीद। और फाइनली इसका एनेक्सेशन किसने किया? बीजापुर का। तो ये इस टाइम पीरियड की जो हमने अभी तक क्या देखा, हमने दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर के बीच में कुछ जो ये डेक्कन के एरिया में रीजनल किंगडम्स थे, विजयनगर और बहामनी किंगडम, इनके बारे में देखा। विजयनगर एम्पायर के बारे में हमने देख लिया और देखा कि इनका कांस्टेंट स्ट्रगल बहामनी किंगडम के साथ हमेशा होता था, ठीक है। तो विजयनगर और बहामनी किंगडम के स्ट्रगल से क्या होता है कि विजयनगर भी बैटल ऑफ तलीकोटा के बाद खत्म हो जाता है, और बहामनी नगर एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद से भी ये 5 छोटे छोटे पावर आते हैं जिनके बारे में हमने देख लिया, जिसका आगे जब हम मुगल पढ़ेंगे तो उनमें उसका रोल देखेंगे या मराठा में रोल देखेंगे। थैंक यू सो मच।